एक लिखा हुआ है उसका रासायनिक, आपको जैसे पूछे इसका नाम बताओ, आईपीसी नाम क्या होगा, तो आप करेक्ट आंसर क्या करेंगे? हेक्साइन तो चारों ऑप्शन में है। अब इसमें तो सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड है इसमें ना। हेक्साइन तो चारों ही ऑप्शन में लिखा हुआ है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड होता है तो नाम के अंत में आयन लगता है, इसलिए हेक्साइन तो इसीलिए चारों ऑप्शन में दिया गया है। अब हेक्साइन तो बिल्कुल सही है कि हेक्साइन तो यूज होगा ही होगा, वो तो चारों ही ऑप्शन में लिखा हुआ है, हेक्साइन हेक्साइन हेक्साइन। नंबरिंग कार्बन की सिखाई थी ना, किधर से भी करो आप, एक दो तीन, इधर से भी करते तो 3 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। अब इधर से करो एक दो तीन, तब भी 3 नंबर पे ही आ रहा है ना। तो इसका जो आंसर होगा 3 हेक्साइन। किधर से भी आप नंबर करके देखो, आपको कार्बन का नंबर तो देना पड़ेगा ना भाई, बंद कितने नंबर पे आ रहा है, इस तरह के देखो। अगर ये ऑप्शन में नहीं होते, हेक्साइन होता तो सीधा सीधा यही कर आते, है ना। अगर ऑप्शन में हेक्साइन ही दिया होता और इस तरह के आपको मिलते ही नहीं हो कोई और, तो ये तो आसान था आपके लिए, तुरंत हेक्साइन कर देता। लेकिन चारों ही ऑप्शन में हेक्साइन 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 लिखा हुआ है, तो फिर उसका क्या मोटिव है इस क्वेश्चन को, वो ये देखना चाह रहे हैं कि इसको ये बंद की स्थिति कितने नंबर पे बताते, कार्बन से जो बंद जुड़ा हुआ है उसकी स्थिति पूछ रहे हैं, नंबरिंग। आप इसकी ये ट्रिपल बॉन्ड जो है कितने नंबर पे आ रहा है उसका ये, चाहे आप किधर से भी काउंट करो, 1 2 3, इधर भी 3 नंबर पे है। अगर अपन इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तब भी 3 नंबर पे ही आ रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या निकला, 3 हेक्साइन। ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन, कार्बन की संख्या कितनी है, 6, तो हेक्साइन। तो हेक्साइन तो बहुत सिंपल आंसर, अगर ये नहीं निकलता तो आराम से उत्तर कर देते, लेकिन ये 1 2 3 का लोचा कर दे, तब आपको कार्बन का नंबर देखना है। कार्बन को नंबर लगाते हुए देखो कि डबल बॉन्ड या जो भी ट्रिपल बॉन्ड वो कितने नंबर पे आ रहा है, वो नंबर फिर आगे लिखना आपको। तो यहां पे किधर से भी काउंटिंग कर लो आप, चाहे राइट साइड से करो चाहे लेफ्ट, ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पे आ रहे हैं, 3 पे। इसीलिए इस प्रश्न का जो उत्तर गया है वो क्या गया है, 3 हेक्साइन। अब मान लो कोई ऐसा सवाल हो जिसमें एक तरफ से काउंटिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मान लो 2 नंबर पे आ रहा है ना। मान लो कि डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल, मान लो कि ट्रिपल बॉन्ड मान लो कि 3 यहाँ पे 2 नंबर पे आ रहा है, और एक तरफ से काउंटिंग करते हैं तो 3 नंबर पे आ रहा है, तब क्या करें, तो जिधर से नंबर कम आते हैं उसको पहले प्रायोरिटी दोगे। मान लो कि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड जो है वो 2 नंबर कार्बन पे हो तो 2 हेक्साइन होता, फिर क्या होता, 2 हेक्साइन। अगर मान लो कि नंबरिंग ये तो चलो बराबर बराबर आ रहा है, इधर से भी 3 नंबर पे आ रहा है और इधर से भी 3, मान लो ऐसा हो कि इधर से काउंट करने पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड 2 नंबर पे आ रहा है, और इधर से काउंट करने पे जो है मान लो कि 4 या जो है इससे ज्यादा नंबर पे आ रहा है, तो फिर किसको, 4 को वेटेज दोगे या 2 को दोगे, तो कम संख्या को, जिधर से नंबर कम आ रहे हैं उसको पहले लिखोगे। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, बाकी टेस्ट पेपर सोल्व कराएंगे तो इस तरह के सवाल मिलेंगे तो मैं डिस्कशन करा दूंगी, और तो उससे आपको याद हो जाएगा। कल एक सवाल दिया था, उत्तर तो यहीं आ जाना चाहिए था, कॉमन सेंस की बात है, उसमें 3 में आ रहे हैं डबल बॉन्ड, तो उत्तर कैसे नहीं कर सकते तुम, निम्न में से कौन सा नहीं है कि द्विबंध नहीं है, तब एल्काइन उत्तर करते। हाँ, अपन ने लिखा था उपस्थित है, तो 3 में आ रहा है ना, तो उसी टाइम उत्तर दे देते कि 3 में आ रहा है। यही तो कॉमन सेंस तो मैं देख रही थी कि इनकी समझ में आया, या अभी भी ऑप्शन ऑप्शन खेल रहे हो तुम। कॉन्सेप्ट क्लियर होती वहीं तुरंत कह देते हैं कि 3 में आ रहा है, इसका उत्तर कौन से करें, लेकिन किसी ने नहीं बोला मेरे को। अब इसका उल्ट नहीं है कर दे तो, हाँ, तो उसमें नहीं जोड़ लो,
तब कौन सा करोगे कि किसमें द्विबंधी नहीं है। हाँ, प्रोपाइन आइन आर एस का मतलब उसमें क्या है, तीन पर बॉन्ड है, बाकी सब में क्या है। हाँ, तो नहीं जोड़ेंगे तो आंसर है प्रोपाइन। किसमें द्विबंधी नहीं है। अभी ऐसे सब देखो, ये संरचना सूत्र 4 लिखवाए थे कल मैंने आपको, 4 इस संरचना सूत्र जो घूम फिर के अल्टरनेट आ रहा है एग्जाम में। ओल, ओ एच, है ना, एल, सी एच ओ, उसके बाद में कीटोन, सी डबल बॉन्ड ओ, और उसके बाद में कार्बोक्सिलिक, सी ओ ओ एच। आपको इतना ध्यान देना है कि कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ बंध बनाती है उसके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है या द्विबंध उपस्थित होता है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा है, डबल बॉन्ड है। तो कोई सा भी वो सूत्र लिखे, उसकी मर्जी, अपने को टेंशन नहीं हो, हमें केवल संरचना सूत्र पहचान लेना है। तो मैंने कल भी कहा था CHO और COOH में कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो आपको पता होना चाहिए कि C जो है, C कार्बन ऑक्सीजन के साथ में कौन सा बंध बनाता है, O, और फिर क्या आता है H, केवल H जुड़ा हो और डबल बॉन्ड O तो एल्डिहाइड, ठीक है। O भी हो और OH भी हो तो कौन सा है, कार्बोक्सिलिक। कौन सा है पिछली बार कीटोन पे घुमा फिरा के जो है 2 पारियों में वो कीटोन ही कीटोन घुमाया उसने। कीटोन को एसीटोन भी कहते हैं, कीटोन को क्या कहते हैं, एसीटोन भी कहा जाता है। हाँ, एल्कोहल, OH समूह को एल्कोहल ग्रुप भी कहते हैं। अब देखो एक बोर्ड पे लिखा CH3OH, है ना। अब मान लो कि इसका नाम पूछे आपको एग्जाम में, बहुत सीधे सीधे सवाल आ जाते हैं कई बार, इसका नाम पूछे तो मैंने लिखा एथेनॉल, प्रोपेनॉल, तो आपको किसकी संख्या देखनी है और उसके आधार पे क्या कर दोगे। हाँ, इसका नाम पूछे तो C डबल बॉन्ड OH, ये कुछ नहीं है। एल्डिहाइड समूह है, लेकिन उसने ऑप्शन में एल्डिहाइड लिखा है नहीं, मेथिनेल, एथेनेल, प्रोपेनेल। तो कार्बन की संख्या कितनी है, और कार्बन की संख्या 1 हो तो शब्द काम में क्या लोगे, तो क्या हो गया इसका ना, मेथेनेल हो गया। क्या हो गया ये, मेथेनेल। तो इसलिए बार बार कह रही हूँ कार्बन की संख्या काउंट करनी है आपको, बार बार इसीलिए कह रही हूँ कि क्या गिनना है, वहां कार्बन की संख्या देखनी है, फिर पहचानना है कि OH को OH लिख रखा है तो आपको पता है क्या लगाना है, COS लिख रखा है तो भी आपको पता है, ये सारे अपन। लेकिन शुरुआत हमेशा कार्बन की संख्या काउंट करके करना, सीधा ग्रुप मत देख लेना, क्योंकि वो चारों ऑप्शन में एल लगाएगा, मेथेनेल, प्रोपेनेल, ब्यूटेनेल, पेंटेनेल। तो अब इस सबका, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि इस रासायनिक नाम अगर आता है तो सबसे पहले कार्बन की संख्या काउंट कर लेना, ठीक है। उसके बाद में OH लगा है, COH लगा है, वो देख लेना आप क्या लगा, उस आधार पर उसका नाम कर दो, कर दोगे ना, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दे रखा हो तो कल भी बताया था, डबल बॉन्ड को पहली प्रायोरिटी किसको, और उसके बाद में अब मान लो कोई ऐसा संरचना सूत्र लिखा हो जिसमें अपने को कार्बन की संख्या मान लो 4 है, कार्बन की संख्या कितनी है, और जो द्विबंध है वो दूसरे कार्बन पे आ रहा है, ठीक है, और तो बनेगा आपका 2 ब्यूटीन। क्या बन जाएगा, 2 आ रहे हैं तो इन लगेगा, कार्बन की संख्या 4 के लिए क्या आता है, ब्यूट, और द्विबंध है तो हाँ, और द्विबंध कितने नंबर कार्बन पे, तो 2। अब मान लो कि कोई ऐसा बड़ा संरचना सूत्र लिख दिया जिसमें एक तरफ काउंट करने पे तो जो है द्विबंध जो है 3 नंबर पे आ रहा है, और दूसरी तरफ से काउंट करने पर जो द्विबंध है वो 2 नंबर पे आ रहा है, तो कम नंबर वाले को प्रेफरेंस पहले दोगे, ठीक है ना। तो दोनों तरफ अगर अब जैसे इसमें तो बराबर ही आ रहा है, किधर से गिनो 3 नंबर पे आ रहा है। मान लो ऐसा कोई संरचना सूत्र लिखे, जैसे पेंटेन का लिख दिया उसने, पेंटेन में 5, ठीक है। एक तरफ अगर मान लो कि कार्बन की संख्या गिने तो द्विबंध 3 नंबर पे आ रहा है, दूसरी तरफ से अपन गिने तो 2 नंबर पे आ रहा है, तो क्या करोगे, 2 पेंटीन, द्विबंध आ रहा है तो इन, कार्बन की संख्या कितनी हो
5। तो पेंटीन तो कितने नंबर पे आ रहा हो द्विबंध? 2। एक तरफ 3 पे आ रहा है, एक तरफ 2 पे आ रहा है, तो 2 पेंटीन हो गया, 3 पेंटीन होगा। बस ये याद रखना, क्योंकि वो एक जैसे ऑप्शन बनाता है इनमें। तो काउंटिंग का थोड़ा सा ध्यान में रखना कि प्रेफरेंस किधर से देना, जिधर कम नंबर आ रहा है गिनने पे, जिधर कम नंबर आ रहा है उसको पहले लिखोगे। और दोनों हो डबल और ट्रिपल, तो डबल बॉन्ड को पहले और उसके बाद में। ये कुछ कुछ चीजें हैं जो कंफ्यूज करती है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था, देखो जो पिछले साल के जो क्वेश्चन आ रहे हैं सारे सोल्व हो रहे हैं आराम से, कोई आपको दिक्कत नहीं आ रही है, आराम से फटाफट बता रहे हो, यही सवाल फिर आने घूम फिर के, केवल लैंग्वेज बदलता है वो, और कुछ नहीं है क्वेश्चन की। अब अपन कल पढ़ रहे थे साबुन और अपमार्जक कार्बन के। देखो कोल गैस का सूत्र क्या होता है? मिथेन प्लस CO प्लस उसको क्या कहते हैं? कोल गैस। इसी तरीके से वाटर गैस या जल गैस, हाँ, और उसके साथ मीथेन जोड़ देंगे तो कोल गैस। प्रोड्यूसर गैस, हाँ, CO प्लस N2। उसी के साथ में अपन एक तो मीथेन का एक नाम और लिखा था, मार्स गैस। मीथेन को मार्स, और मीथेन सबसे ज्यादा जो दलदल क्षेत्र होते हैं उनमें पाई जाती है। मिथेल जो होते हैं दलदली क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसको प्राकृतिक गैस भी कहा जाता है। तो अब हम कार्बन की कुछ कुछ इंपॉर्टेंट यौगिक लिख रहे थे, जिसमें से ये कुछ कुछ अपन ने लिखे। अब हम साबुन और अपमार्जक पढ़ते हैं। साबुन और अपमार्जक नाम सबने सुना, सोप एंड डिटर्जेंट, वो भी कार्बन के यौगिक है। उसमें भी जो है क्या है, कार्बन प्रेजेंट है। तो साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं? और साबुन जो है, साबुन कठोर जल से क्रिया क्यों नहीं करता है? जैसे कहीं देखा होगा झाग नहीं देता है ना? तो हार्ड वाटर में जो साबुन काम क्यों नहीं करता है, सॉफ्ट वाटर के साथ ही काम क्यों करता है, ये सारी चीजें अपन लिखेंगे। साबुन और अपमार्जक हेडिंग डालो और उसमें लिखो सबसे पहले साबुन के बारे में। तो साबुन से सवाल पूछा हुआ है 2015 में। साबुन और अपमार्जक, और सबसे पहले किसके बारे में लिखोगे? साबुन के बारे में लिखना। साबुन, साबुन, साबुन कार्बन का एक महत्वपूर्ण यौगिक है। साबुन कार्बन का एक महत्वपूर्ण यौगिक है, जिसमें जिसमें कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या C17 से लेकर C17 से लेकर C35 तक, C35 तक, C35 तक सामान्यतः उपस्थित होती हैं। अर्थात साबुन निर्माण में साबुन निर्माण में कार्बन की कार्बन की एक लंबी श्रृंखला, कार्बन की एक लंबी श्रृंखला उपस्थित होती हैं। लंबी श्रृंखला उपस्थित होती है, जिसको जिसको एल्केन श्रृंखला, एल्केन श्रृंखला कहा जाता है। जिसको एल्केन श्रृंखला कहा जाता है। फिर लिखना, साबुन बनाने में साबुन बनाने में
वसीय अम्ल, अंडरलाइन करना भाई इसको, फैटी एसिड्स। साबुन बनाने में वसीय अम्ल फैटी एसिड का उपयोग किया जाता है। वसीय अम्ल फैटी एसिड का उपयोग किया जाता है। जैसे स्टेरिक अम्ल, पामेटिक वसीय अम्ल। नाम लिखो कौन कौन से वसीय अम्ल मुख्य रूप से काम आते हैं। लिखे होते हैं, साबुन का जो पेपर आता है उस पर सब लिखा होता है, लेकिन अपन पढ़ते नहीं है, काम भी क्या है उसका। स्टेरिक, कौन कौन ये कह रहा है कि साबुन जब बनाते हैं तो फैटी एसिड्स का उपयोग करते हैं, वसीय अम्ल का उपयोग करते हैं। तो कौन कौन से वसीय अम्ल होते हैं? स्टेरिक और पामेटिक वसीय अम्ल। कौन कौन से होते हैं? स्टेरिक और पामेटिक वसीय अम्ल होते हैं। फिर लिखना, अगली लाइन से लिखना, साबुन बनने की प्रक्रिया में, साबुन बनने की प्रक्रिया में साबुन बनने की प्रक्रिया में साबुन के साथ सह उत्पाद के रूप में ग्लिसरॉल, ये आया था सवाल, अंडरलाइन कर लेना। ग्लिसरॉल अंडरलाइन कर लेना भाई। तथा कुछ मात्रा में ग्लिसरॉल तथा कुछ मात्रा में जल का निष्कासन होता है। ऑप्शन में दोनों ही थे, अलग अलग थे। कुछ मात्रा में जल का निष्कासन होता है। देखो अपन ने क्या लिखा, सबसे पहले साबुन में कार्बन की लंबी श्रृंखला होती है, जिसमें कार्बन की संख्या जो है C17 से लेकर C, ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन सामान्य जो उपयोग होती है जनरली, कार्बन की संख्या जो जनरली काम आती है वो कितनी से कितनी होती है? C17 से लेकर C35 तक होती है। और वसीय अम्लों का उपयोग किया जाता है। वसीय अम्ल डाले जाते हैं, जैसे स्टेरिक अम्ल और पामेटिक अम्ल। उसके बाद में उसकी जो है NaOH से विक्रिया करवाई जाती है, NaOH डाला जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या कहते हैं? सोडियम। अब अपन ने एक वसीय अम्ल लिखा, कौन सा वसीय अम्ल है ये? स्टेरिक वसीय अम्ल। इसका सूत्र क्या होता है? C17H35COOH। ये एक वसीय अम्ल है जिसका रासायनिक नाम क्या है? स्टेरिक अम्ल। इसमें क्या डाला जाता है? NaOH। और NaOH को कास्टिक सोडा भी कहते हैं सामान्य भाषा में, और आप सबको ज्ञात है कि इसको एक नाम और देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसको सामान्य जो बोलचाल की भाषा में कास्टिक सोडा, क्या कहते हैं इसको? कास्टिक सोडा। इसकी अभिक्रिया कराई जाती है। कुछ मात्रा में यहाँ क्या मिला दिया जाता है इसमें? और ग्लिसरॉल, यहाँ लिख देती हूँ। उसके बाद में जो उत्पाद बनता है C17H35COONA, तो ये जो उत्पाद बना इसको कहते हैं सोडियम स्टीरिएट। ये साबुन है, ये सोडियम स्टीरिएट क्या बन गई आपकी? साबुन। कुछ नहीं किया, C17 है, H35 है, यहाँ भी C17 है, H35 है, COO, इधर भी COO, और क्या जुड़ गया H की जगह? Na। और किसका निष्कासन हो गया साथ में? जल के। ये H इधर चला गया, एक H तो पहले से और एक और आ गया, तो क्या बन गया? H2, और साथ में इसके क्या है? O। तो यहाँ पर अपन ने क्या लिख दिया? H2O। इसमें ग्लिसरॉल मिलाया था, तो मुख्य रूप से जो इसकी साबुन के साथ साथ में सहज उत्पाद जो ज्यादा बनेगा वो क्या बनेगा? और कुछ मात्रा में क्या? तो जल के अणु निकल जाएंगे, तो ये फॉर्मूला बन के आता है C17
H35COO Na, इसको क्या कहते हैं? और ये रासायनिक रूप से क्या आपकी साबुन है, इसी को क्या कहते हैं? साबुन। अब एग्जाम में जो प्रश्न पूछा था कि साबुन कौन सी, जो नाम, तो इस ये पूछना चाहिए था मुख्य उत्पाद क्या बनता है साबुनीकरण की प्रक्रिया में, जो ये पूछना चाहिए था सोडियम, लेकिन सह उत्पाद पूछा उसने। सह उत्पाद में दो बनते हैं, ग्लिसरॉल भी बनता है और लेकिन ज्यादा मात्रा, ये दोनों ऑप्शन अलग अलग डाले थे एग्जामिनर ने, ज्यादा मात्रा में जो निष्कासन होता है वो किसका होता है? ग्लिसरॉल का। और कुछ मॉलिक्यूल्स किसके निकलते हैं? और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? साबुनीकरण कहलाती है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? साबुनीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। और ये जो फॉर्मूला है ये सोडियम स्टेरिक अम्ल का है, और ये क्या है? वशीय अम्ल या फैटी एसिड है। क्या सूत्र होता है इसका? C17H35, और इसकी अभिक्रिया किससे करवाई? NaOH का नाम क्या होता है? और इसको क्या कहते हैं? कुछ नहीं करना है, इसके हाइड्रोजन को हटा के सोडियम जोड़ देना है इसकी जगह Na। यहाँ H को हटाकर क्या जोड़ देना है? Na। वही करा है, C17H35COON एग्जैक्ट लिया है, केवल हाइड्रोजन की जगह क्या जोड़ा है? Na या सोडियम जोड़ा है। इसका जो रासायनिक नाम बना वो क्या बना? सोडियम स्टीरिएट। और यही क्या है? रासायनिक साबुन है। यही क्या आपका? साबुन। साथ में क्या निकल गया? ग्लिसरॉल। और कुछ अणु किसके निकल गए? अब मान लो कोई ऐसा सवाल आता है कि साबुन में सह उत्पाद बनते हैं ग्लिसरॉल जल, ग्लिसरॉल तथा जल, तो दोनों, फिर उस स्थिति में दोनों करेंगे अगर दोनों ऑप्शन साथ में दे रखे हो। अगर अलग अलग दे रखे हो तो ऑब्वियसली क्या करोगे? ग्लिसरॉल करोगे। तो ये लिखना ऐसा कैसा। अगर हिंदी में ग्लिसरॉल शब्द नहीं लिखे और फॉर्मूले के रूप में लिख दे तो दिक्कत आ जाएगी फिर आपके, क्योंकि हमने ग्लिसरॉल पढ़ा था, हमें ये पता ही नहीं कि ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो लिख लेना ग्लिसरॉल को रासायनिक, ग्लिसरॉल ओल आ रहा है इसका मतलब OH आएगा। अगर थोड़ा सा भी इंटेलिजेंस से काम करोगे तो आराम से छाट लोगे कि OH कौन से में आ रहा है। हाँ, ग्लिसरॉल ओल आ रहा है ना, इसका मतलब OH वाला होगा इसका आंसर, जिसके अंत में क्या जुड़ा हो? OH। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C3H8O3। ग्लिसरॉल का जो रासायनिक सूत्र लिखा है अपन ने, स्ट्रक्चर, उसको शॉर्ट फॉर्म में C3H8O3 लिख सकते हैं। केवल एक गिनती करके तो लिखा है, तीन ही तो तत्व है, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन की गिनती करके वो लिख दो, हाइड्रोजन कितने हैं वो लिख दो, और ऑक्सीजन कितनी है वो लिख दो। ये तो काम करा है, कोई अलग से विशेष प्रकार की कोई मिसाइल थोड़ी बनाई यहाँ पे। CH2OH, CHOH, CH2OH, कुछ नहीं करना, आपको याद रखना है, बीच में CHOH लिख दो, अरे इसके ऊपर नीचे जो है CH2OH, CH2OH जोड़ दो। बीच में क्या लिखना है? CHOH, उसके ऊपर और उसके नीचे क्या जोड़ना है? CH2OH, और नीचे भी क्या जोड़ना है? CH2OH। अब इसमें ले देखिए तीन ही तो आ रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन देखो इसमें गिनो कितने हैं, कार्बन की संख्या कितनी है? 3, तो यहाँ पे C3 लिख दिया, लिख दिया। हाइड्रोजन गिनो इस संरचना सूत्र में, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन,
8 है ना, तो यहां पर H के आगे क्या लगा दिया, 8। बच गए कौन सा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की संख्या गिनो, 3, तो O3 लिख दिया। तो ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं, बात तो वही है, इनकी संख्या जोड़ के लिख दी। कार्बन 3 है तो यहाँ 3 लगा दिया, हाइड्रोजन 8 है तो यहाँ पर 8 लगा दिया, और यहाँ क्या लिख दिया, O3। रासायनिक नाम बताओ, दिखा ग्लिसरॉल का। हाँ, कार्बन की संख्या कितनी है, अगर कार्बन की संख्या 3 हो तो प्रोप, अंत में क्या जुड़ रहा है, तो प्रोपेनॉल। आ गया, अब देखो, हाँ अब समझ में आ गया ना। अब देखो, आपने देखा होगा कि साबुन जो है, एक तो देखो शैम्पू, साबुन थोड़ा सा ठोस अवस्था में होता है, शैम्पू वगैरह जो होते हैं थोड़े लिक्विड फॉर्म में आते हैं, तो उसमें कौन सा रासायनिक पदार्थ उसमें डालते हैं जिससे वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो सोडियम क्लोराइड NaCl। साबुन को तरल अवस्था में या द्रव अवस्था में बनाने के लिए उसमें इनके साथ में एक पदार्थ और जोड़ते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl, पहली बात। दूसरी बात, साबुन जो है कठोर जल से क्रिया क्यों नहीं करता, सुनना है, लिखना बाद में। कठोर जल में दो मुख्य रूप से तत्व होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम। कठोर जो जल है, हार्ड वाटर होते हैं, उसमें दो मुख्य रूप से तत्व पाए जाते हैं जिनकी नंबर ऑफ मात्रा ज्यादा होती है, क्वांटिटी ज्यादा होती है। कौन कौन से, कैल्शियम और मैग्नीशियम। अब अपन ने एक सक्रियता श्रेणी भी लिखी थी, याद करो, कैल्शियम मैग्नीशियम भी लिखा था, और उससे ऊपर क्या लिखा था, इन दो, सबसे ऊपर पोटेशियम आ रहा था, पोटेशियम से नीचे क्या आ रहा था, सोडियम। अब देखना, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सोडियम तो ज्यादा क्रियाशील है, तो वो तो इसको आराम से हटा के उस पानी से रिएक्ट कर सकता है, झाग बना सकता है, क्योंकि सोडियम तो ज्यादा क्या है, किससे ज्यादा क्रियाशील है, कैल्शियम और मैग्नीशियम से ज्यादा क्रियाशील है, तो इस पे तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन थोड़ा सा ध्यान, अगर मान लो कि पानी में केवल कैल्शियम ही होता, तब तो ये इसको आसानी से हटा के और क्या साबुन क्या बना सकती थी, झाग बना सकती थी। लेकिन दो मिल गए, दो कौन कौन से मिल गए, कैल्शियम और, अब ये दोनों मिलकर ज्यादा क्रियाशील हो गए, किससे, सोडियम से। इसीलिए सोडियम जो है अब वो कठोर जल से क्रिया करेगा नहीं, और क्या नहीं बनेंगे, झाग। अगर अकेला मैग्नीशियम होता, अकेला कैल्शियम होता, तो आसानी से सोडियम उसको हटा के साबुन क्या बना देता, झाग बना देता। लेकिन अब दो मिल गए, और दोनों मिलकर ज्यादा क्रियाशील हो गए, किसे, इसीलिए कठोर जल से जो साबुन क्रिया नहीं करता है, सोडियम घुलता ही नहीं है, और क्या नहीं बनता, झाग नहीं बनते, फोम में नहीं बनते, इसीलिए कठोर जल से क्रिया नहीं कर सकता। आपको कारण पूछ सकता है इसका कि क्यों नहीं करता है, तो अपन लिखो इसमें, ये मैं लिखवा देती हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखना। साबुन, कठोर जल, हार्ड वाटर, साबुन कठोर जल से क्रिया नहीं करता है। साबुन कठोर जल से क्रिया नहीं करता है, क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम व कठोर जल में कैल्शियम, CO को क्या कहते हैं, कैल्शियम, Mg को क्या कहते हो आप, मैग्नीशियम। क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम के लवण, कैल्शियम व मैग्नीशियम के लवण उपस्थित होते हैं, जो सोडियम को जल से क्रिया नहीं करने देते। सोडियम को जल से क्रिया नहीं करने देते, क्योंकि
क्योंकि दोनों मिलकर अधिक क्रियाशील दोनों मिलकर अधिक क्रियाशील हो जाते हैं सोडियम से। दोनों मिलकर अधिक क्रियाशील हो जाते हैं सोडियम से। होता तो सोडियम है ज्यादा। अगर पानी में मान लो केवल कैल्शियम होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। सोडियम आसानी से कैल्शियम को हटा के खुद पानी से क्रिया करके क्या बना लेता, झाग। लेकिन अब दो मिल गए, कैल्शियम भी है और साथ में कौन आ गया, अब दोनों मिल गए, तो इन दोनों की क्रियाशीलता किससे ज्यादा हो गई। अब ये सोडियम को रोक देंगे कि आप जल से क्रिया नहीं करोगे, अब हम जल से क्रिया करेंगे। और ये ऐसे लवण है जो पानी में नहीं घुलते, और पानी में नहीं घुलेंगे तो क्या उत्पन्न नहीं होंगे, झाग उत्पन्न नहीं होंगे। इसीलिए ये कारण है कि साबुन जो है वो हार्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। अब देखो साबुन जो है वो सॉफ्ट होता है या लिक्विड होता है, उसके लिए क्या डालते हैं, NaCl। तो ये भी लिख लो, साबुन को लिखना। साबुन को तरल बनाने हेतु शैम्पू है या लिक्विड वाले जो बाथ शैम्पू आते हैं, वो साबुन को तरल बनाने हेतु सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। अब एक होता है डिटर्जेंट, वो कठोर से भी क्रिया करता है और मृदु जल से भी करता है, सॉफ्ट वाटर दोनों से क्रिया कर सकता है। जो सर्फ एक्सेल होता है, डिटर्जेंट पाउडर जो तुम डालते हो, वो अपमार्जक है, वही क्या आपका अपमार्जक है। ये कठोर से भी क्रिया करेगी अपमार्जक, और ये मृदु जल से भी क्रिया करेंगे। इनमें सवाल जो बनते हैं, एक तो मुख्य रूप से कौन से, जैसे साबुन बनाया तो अपन ने कहा वसीय अम्ल होते हैं उसमें, क्या होते हैं उसमें, वसीय अम्ल होते हैं। जैसे पामेटिक है, स्टेरिक है, तो स्टेरिक अम्ल का जैसे अपन ने फॉर्मूला लिखा C17H35 COOH, ये किसका फॉर्मूला लिखा था आपने, स्टेरिक। अब मुझे बताओ वो जो साबुनीकरण की अभिक्रिया है, अब मान लो उसने साबुन वाबुन पूछा ही नहीं, निम्नलिखित अभिक्रिया कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, यही लिखा, कौन सी अभिक्रिया बताओगे, उसको ऑप्शन नहीं है। अब ऑप्शन की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। साबुनीकरण की अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है, संयोजन, वियोजन, प्रतिस्थापन, और कोई सी भी हो सकती है क्या, एक अभिक्रिया लिखवाई थी मैंने, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। एक अम्ल और एक क्षार दोनों मिलते हैं तो लवण बनता है, साथ में जल निकलता है। तो ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया बन रही है कि नहीं बन रही, प्रतिस्थापन तो है ही है, साथ में क्या है उदासीनीकरण, एक अम्ल हो और एक क्षार हो, ये है स्टेरिक अम्ल, और NaOH क्या है, क्षार, सोडियम वाटर, अम्ल भी मिल गया, क्षार भी मिल गया, तो क्या बनेगा, लवण। और लवण जो बना आपके यहाँ पे सोडियम स्टीरेट, जिसको आप क्या बोल रहे हो साबुन, वो क्या एक लवण है, क्या एक लवण, और साथ में क्या निकल रहा है, जल। और ये अभिक्रिया अपन पढ़ी थी, उदासीनीकरण की अभिक्रिया पढ़ी थी ना। तो ये साबुनीकरण की अभिक्रिया एक मुख्य रूप से कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया है। ये पढ़ चुके हो कि अम्ल और क्षार को मिला दिया जाए तो साल्ट बनता है, लवण बनता है, और साथ में क्या निकलता है, जल के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, वो अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण। अगर एग्जाम में सीधा सवाल आ गया कि साबुनीकरण की अभिक्रिया है, तो उस उदासीनीकरण को ढूंढ लेना ऑप्शन में किधर है वो, ठीक है। अम्ल और क्षार है साबुन में, और सॉल्ट बन रहा है सोडियम स्टीरेट के रूप में, जिसको आप क्या बोल रहे हो, साबुन। और मुख्य उत्पाद पूछे तो ग्लिसरॉल, अगर हिंदी में नहीं लिखा तो सूत्र लिखेगा, या तो C3H8O3 लिख देगा, या अपन इसको खोल के भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे CHOH लिखा, ऊपर नीचे क्या लगा दोगे, CH2OH, और यहाँ पे भी क्या लगा दोगे, CH2OH। अब इसका आप रासायनिक नाम भी बता सकते हो, केमिकल फॉर्मूले को। कार्बन की संख्या 3 तो प्रोप, OH आ रहा है तो ओल, तो प्रोपेनोल। और इसी को आप सामान्य भाषा में क्या कहते हो,
ग्लिसरॉल कहते हो। साबुन बनने की क्रिया में सह उत्पाद क्रमशः है, केवल जल बनता है, केवल ग्लिसरॉल बनता है, जल तथा वाटर मॉलिक्यूल्स दोनों बनते हैं तो दोनों बनते हैं, ठीक है। लेकिन उस ऑप्शन में दोनों अलग अलग लिखे थे, बहुत सारे बच्चों ने जल कर दिया था। तो मुख्य जो उत्पाद है वो क्या बनता है, ग्लिसरॉल बनता है। अब अपमार्जक जो है हार्ड वाटर से भी क्रिया करेगा और सॉफ्ट यानी कि कठोर और मृदु। कठोर जल कौन सा होता है, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट ज्यादा होते हैं, जिसमें कैल्शियम के और मैग्नीशियम के लवण ज्यादा होते हैं, वो पानी कैसा होता है, कठोर। और सॉफ्ट वाटर वो होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों की संख्या क्या होती है, कम, और सोडियम के लवण होते हैं ज्यादा। तो वो जो पानी है वो क्या कहलाता है, आपका मृदु जल। तो लिखो अपमार्जक में डिटर्जेंट, यह है कठोर अपमार्जक, हेडिंग डालो अपमार्जक। अपमार्जक डिटर्जेंट, और इसमें लिखना यह है कठोर व मृदु, सॉफ्ट एंड हार्ड, कठोर व मृदु दोनों प्रकार के जल से, दोनों प्रकार के जल से क्रिया कर सकता है, दोनों प्रकार के जल से क्रिया कर सकता है। इसमें एक नीचे लाइन लिखना, कठोर जल में, कठोर जल में कैल्शियम, कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, जबकि मृदु जल में, जबकि मृदु जल में सोडियम लवण अधिक होते हैं। अब जैसे अपन ने लिखा था कि साबुन बनने के लिए रासायनिक पदार्थ जो है वसीय अम्ल होते हैं, जिसमें कार्बन की श्रृंखला C17 से C35 सामान्यतः ये होती तो 40 तक वो नहीं है, ज्यादा से ज्यादा जो कार्बन होते हैं वो स्टेरिक अम्ल के वाले आते हैं। और स्टेरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या लिखा था, C17H35COOH। इसकी अभिक्रिया किससे कराई, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या था, कास्टिक सोडा। जल का अणु निकाल दो H2O, क्या बना, CH3COONA, सोडियम स्टीरिएट। और ये एक लवण है और यही क्या आपका साबुन। और सह उत्पाद दो बनाए थे, ग्लिसरॉल, हाँ, और ग्लिसरॉल का सूत्र लिखा था C3H8O3। तो वो कैसे भी लिखे, आपको कार्बन की संख्या 3 देख लेनी है, हाइड्रोजन की संख्या 3 देख लेनी है, और ऑक्सीजन और OH जरूर होना चाहिए। तो उस आधार पे आपने मुझे इसका रासायनिक नाम भी बताया, ग्लिसरॉल की प्रोपेनोल होता है। अब इसी तरीके से अपमार्जक या जो डिटर्जेंट होता है उसमें रासायनिक पदार्थ क्या होता है मुख्य रूप से उपस्थित, उसका नाम पूछ सकते हैं। जैसे वहां सोडियम स्टीरेट था, यहाँ पर भी जो रासायनिक पदार्थ था मुख्य रूप से, ये थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, याद करना ही पड़ेगा। तो लिखो इसमें अपमार्जक में मुख्य रासायनिक पदार्थ, मुख्य रासायनिक पदार्थ, ये इसका नाम लिख लो बच्चों। पहले तो सूत्र लिखो और अंडरलाइन कर लेना। आर का मतलब होता है एल्किल समूह है। कार्बन की संख्या C17 C35 कितने भी हो, एल्किल समूह है ये सूत्र लिखो इसका, C6H5SO3 और यहाँ पे सोडियम।
SO3 माइनस चार्ज लगाना उस पे, और सोडियम पे धनात्मक। एज इट इज फॉर्मूला याद करना आपको ये, कि साबुन में तो कौन सा था और अपमार्जक में रासायनिक पदार्थ कौन सा, उसका नाम पूछ सकते हैं या सूत्र के रूप में लिख सकते हैं उसको। ऐसा कैसा लिखो कि अपमार्जक में कौन सा रासायनिक पदार्थ उपस्थित होता है। हाँ 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 हाँ। एरो के ऊपर देखना, मैंने ग्लिसरॉल लिखा है कि उसमें क्या मिलाते हैं, और ग्लिसरॉल लिखा है एरो के ऊपर। हाँ, प्लस में कर लो से ऊपर लिख लो, ग्लिसरॉल मिलाया जाता है उसमें, ग्लिसरॉल भी डालते हैं, साबुन बनाते हैं तो जो साबुन में जो चिकनाई होती है ना, वो ग्लिसरॉल के कारण ही आती हो। कई साबुन पारदर्शी होते हैं, आपने देखा होगा, तो इसका मतलब उसमें ग्लिसरॉल ज्यादा मात्रा में मिलाया गया है। हाँ, बहुत कई साबुन जो है पारदर्शी होते हैं, तो इसका मतलब उसमें ज्यादा मात्रा किसकी है, ग्लिसरॉल की। ग्लिसरॉल लिखवाया मैंने, एरो के ऊपर लिखा है, तभी तो ग्लिसरॉल निकल रहा है, और तो कहाँ से आएगा वो। अब देखो अपमार्जक में, अपमार्जक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आर का मतलब होता है यहाँ पे कार्बन की संख्या 17 से लेके 35 तक कितनी भी हो सकती है, तो वो नहीं लिखना, उसको अपन ने एक सीधा लिख दिया आर। इस आर को क्या कहते हैं, अब वो आर का मतलब होता है, वो C17 भी लिख सकता है, C18 भी, कार्बन की संख्या, ये मानो तुम। आर का मतलब क्या है, कार्बन की संख्या। उससे क्या जुड़ा हुआ है, C6H5, और दो आयन जोड़े SO3 माइनस और सोडियम प्लस। इसका रासायनिक नाम क्या बना, एल्किल बेंजिल सल्फोनेट। इसको SO3 को क्या बोला, सल्फोनेट, और Na को क्या बोल दिया, सोडियम। और ये जो रासायनिक पदार्थ है, ये किस में मिलाया जा, कहाँ पे, अपमार्जक या डिटर्जेंट में उपस्थित होता है मुख्य रूप से। आर लिखता है वो, आर का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। जैसे वहां पे भी आर लिख सकता है, C3H35 लिखा है ना अपन ने, तो वहां पे भी सीधा आर लिख सकता है वो। तो आर का मतलब होता है एल्किल समूह, जिसमें कार्बन की संख्या 17 भी हो सकती है, 18 भी हो सकती है, और कहां तक पहुंच सकता है वो, 35 तक। और इसके लिए शब्द वो सीधा आर लिख देता है वहां पे। तो आर का मतलब क्या होता है, एल्किल समूह है, या आप क्या कहते हो, नंबर ऑफ कार्बन की संख्या। और सामान्यतः साबुन और अपमार्जक बनाते हैं, उनमें कार्बन की संख्या कहां से कहां तक होती है। हाँ, तो वो ने लिख के सीधा शॉर्ट में लिख दिया आर, संख्या को नहीं लिख के शॉर्ट में लिख दिया आर। C6H5 SO3Na एल्किल बेंजिल सल्फोनेट सोडियम। ये रासायनिक पदार्थ किस में मिला होता है, अपमार्जक। और अपमार्जक केवल कठोर जल से क्रिया करेगा या मृदु, या दोनों से, दोनों से क्रिया करता है। अब देखो, साबुन जो था वो कठोर जल से क्रिया नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा था, इसका मतलब यहां पर पानी में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम को ये तीनों मिलकर हटा सकते हैं। तीनों कौन कौन से, बेंजिल सल्फोनेट आयन और सोडियम, ये तीनों मिलकर के पानी कठोर जल में से किसको हटा सकते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम। और खुद पानी के साथ में घुल कर के क्या उत्पन्न कर सकते हैं, झाग या फोम। तो लिखो इस चीज को, अपमार्जक में उपस्थित, अपमार्जक में उपस्थित अपमार्जक में उपस्थित, सीधा लिखो C6H5 कोमा C6H5 कोमा SO3 माइनस, SO जिसको सल्फोनेट बोल रहे हो ना, SO3 माइनस कोमा Na प्लस, Na प्लस, ये तीनों मिलकर, ये तीनों मिलकर कठोर जल में उपस्थित, कठोर जल में उपस्थित
कैल्शियम व मैग्नीशियम के कैल्शियम व मैग्नीशियम के कैल्शियम व मैग्नीशियम के लवणों को हटा देते हैं तथा स्वयं जल में घुलकर हटा देते हैं तथा स्वयं जल में घुलकर झाग उत्पन्न करते हैं। ये था अपमार्जक। अगला एक नाम सुना होगा, फ्रियोन, है ना। ओजोन पढ़ते हैं जब भी फ्रियोन आता है, और भी कहीं ना कहीं आप रेफ्रिजरेटर के बारे में बात करते हो तब भी फ्रियोन का नाम आता है। तो फ्रियोन भी एक कार्बन का यौगिक है। जो फ्रियोन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको आप फ्रियोन के बोलते हो और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हो। अब जो रेफ्रिजरेटर है उसमें कौन सी गैस ऊपर है, तो आप कहते हो फ्रियोन। जब भी हम ओजोन डिप्लेक्शन की बात करते हैं, ओजोन दे रखा है आपके, ओजोन वाला पर्यावरण में पढ़ते हो ओजोन वाला, तो वहां पे भी फ्रियोन का जिक्र होता है। तो ये फ्रियोन जो है ये भी किसका यौगिक है, कार्बन का यौगिक है। तो फ्रियोन में क्या पूछता है, एक तो उसका रासायनिक नाम पूछता है, फ्रियोन का रासायनिक नाम पहला, दूसरा उसका सूत्र, तीसरा उसके उपयोग। तो उपयोग तो जनरली सबको पता होते हैं, मैं बोल के बताऊंगी तो भी याद हो जाते हैं, समझने वाली कोई साइंस उसमें है नहीं। अब समझने वाली बात यह है, एक तो उसका रासायनिक नाम, दूसरा उसका रासायनिक सूत्र। तो लिखो इसमें अगला हेडिंग डालो, फ्रियोन। फ्रियोन फ्रियोन क्लोरो फ्लोरो कार्बन, या इसको आप CFC भी कहते हो। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। इसमें इतनी पावर है कि ओजोन का सूत्र होता है O3, है ना। उसको O3 को तोड़ने की क्षमता होती है। जैसे वहां ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। यहाँ O3 का निर्माण कैसा है, O प्लस O में मिला, क्या बना, O2। फिर O2 ऑक्सीजन के एक परमाणु से और जुड़ेगा, क्या बनेगा, O3। ओजोन अवक्षेप में क्या पढ़ रहे हो, ओजोन की मोटाई कम होती जा रही है, तो उसमें लिखते हो आप फ्रियोन। तो ये फ्रियोन मोटाई कम कैसे कर रही है, कुछ नहीं है, ये जो है इस ऑक्सीजन को हटा रही है वहां से, और ऑक्सीजन हटेगी तो ये O3 किस में बदलता जा रहा है, O2 में। और इससे जो है ओजोन परत की जो मोटाई है उसमें क्या होती जा रही है, कमी। क्योंकि इस O3 के एक ऑक्सीजन परमाणु को कौन हटा रही है, CFC, क्लोरोफ्लोरो, और इस O3 को किस में बदल रही है, O2 में बदल रही है। तो वहां पर अपने आप ही O3 O2 में बदल रहा है, इसका मतलब ओजोन परत की मोटाई क्या होती जा रही है, कम। क्योंकि O3 के एक ऑक्सीजन को CFC हटा रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसको हटा रही है वहां से, और ओजोन को किस में बदल रही है, ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ओजोन परत की क्या हो रही है, मोटाई कम। तो ये जो है अब देखो फ्रियोन का लिखो इसमें, फ्रियोन गैसीय रूप में उपस्थित होती है। फ्रियोन गैसीय रूप में उपस्थित होती है। गैसीय रूप में उपस्थित होती है, जिसका उपयोग जिसका निर्माण दो प्रकार के रासायनिक पदार्थों से किया जाता है। दो प्रकार के रासायनिक पदार्थों से किया जाता है। पहला लिखना, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, CCl4, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड
ये लिखो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। तो दूसरा रासायनिक पदार्थ लिखना। दो रासायनिक पदार्थ मिलकर फ्यूरन का निर्माण करते हैं। पहला का नाम क्या लिखा? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। और दूसरा लिखो नंबर 2 लगा के हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड HF। HF, इस HF को क्या कह रहे हो भाई? हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये दोनों संयोजित होकर ये दोनों रासायनिक पदार्थ संयोजित होकर फ्रियोन का निर्माण करते हैं। फ्रियोन का निर्माण करते हैं। अब देखो फ्रियोन किस अवस्था में पाई जाती है? गैसीय अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, CFC कहते हो आप। साधारण भाषा में क्या कहते हैं इसको? क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ये तो सारी दुनिया जानती है, एग्जाम से इसका कोई लिंक है नहीं, आएगा नहीं, लेकिन इस कहानी यहीं से शुरुआत होती है। ये अगर पता है तभी आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो वरना नहीं। अब ये कह रहे हैं ये फ्रियोन बनी कैसे, आई कहाँ से, कैसे बन गई ये? तो ये कह रहे हैं 2 प्रकार के रासायनिक पदार्थ मिलते हैं इसके लिए। 2 प्रकार के रासायनिक पदार्थ कौन कौन से? कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्रा क्यों ले रहे हैं? क्लोरीन के कितने? 4, इसलिए शब्द काम में क्या लिया? किसके 4 है? क्लोरीन के, तो लिखा टेट्रा क्लोरीन। और एक क्या है? कार्बन, इसीलिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड लिखा है मैंने। इसके विक्रिया किससे कराते हैं? हाइड्रोजन फ्लोराइड से कराते हैं। ये दोनों मिलेंगे तो आपकी ये जो बन रहा है ये फ्रियोन है। रासायनिक सूत्र ये है भाई फ्रियोन का, इसका रासायनिक नाम। और ये साथ में क्या निकल गया? HCl। इसको क्या कहते हो? हाइड्रोजन क्लोराइड। पहले विक्रिया लिखो और इस फ्रियोन का फिर रासायनिक नाम लिखेंगे अपन। ये फ्रियोन का वास्तव में रासायनिक सूत्र तो आ गया आपके पास में, इसका नाम इस सूत्र को देख के लिख सकते हो आप। ऐसे भी नहीं बता सकते तो आपको ऑप्शन मिले तो आप 100% उसका आंसर सही निकालोगे। ये ट्राई टेट्रा इसका चक्र भी है इसमें, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे 3 है। इसको देखो अपन ने कार्बन टेट्राक्लोराइड लिखा था। पहले इसका सूत्र लिख लेना फ्रियोन का, इंपॉर्टेंट कर लेना भाई फ्रियोन का सूत्र। ट्राई क्लोरो मोनोफ्लोरो, क्योंकि एक है तो इसलिए लगाओ तो भी ठीक है, मोनो नहीं भी लगाओ तो भी ठीक है, लेकिन अपन को पूरा सही नाम लिखना है मोनोफ्लोरो। या तो आप कार्बन लिख सकते हो सीधा सीधा, लेकिन यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है तो आप मेथेन भी जोड़ सकते हो, या तो सीधा सीधा कार्बन लिख दो नाम। अब मान लो कि कार्बन नहीं लिखा आपने, जो रट्टा मार के गए वो कार्बन, ये तो यहाँ तक तो मिल गया। अब कार्बन का चक्र भी, वहां पे कार्बन नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली उसकी संख्या कार्बन की कितनी है, इसलिए आपको हो सकता है कार्बन की जगह क्या लिखा हुआ मिल जाए? मेथेन। तो ये भी लिख सकते हो आप। ट्राई, ट्राई क्यों लिख रहे हैं भाई? हाँ, और मोनो क्यों लिख रहे हैं? 1 है, किसकी संख्या 1 है? क्लोरीन की। और कार्बन की संख्या 1 हो तो मैथ।
मेथेन, तो ऐसा भी लिखा हो सकता है, तो घबराना नहीं है। सीधा सीधा कार्बन भी लिख सकता है, कार्बन की जगह शब्द काम में क्या लिख सकता है? ये मेथेन क्यों लिखा? क्योंकि कार्बन की संख्या कितनी है? 1 है। हाँ हाँ, ये इसका इसमें 3 सवाल बनते हैं, रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र और फ्रियोन गैस के उपयोग। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तो सामान्य भाषा में बोलते हो आप, वास्तव में ये बनती कैसे है? आई कहाँ से फ्रियोन? तो आपको पता होना चाहिए 2 प्रकार के रासायनिक पदार्थ मिलते हैं इसको बनाने के लिए, और वो 2 प्रकार के रासायनिक पदार्थ कौन कौन से मिलते हैं? हाँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? अब टेट्राक्लोराइड से समझ जाओगे कि जिधर क्लोरीन के 4 है अपने आप मिल जाएगा आपको, ऐसा एक ही ऑप्शन मिलेगा। ये क्या है? HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, दोनों मिले, HCl निकाल दो इसमें से, जो बच गया वो क्या है? फ्रियोन। इधर से तो हाइड्रोजन, इधर इसका एक क्लोरीन निकल जाएगा, तो क्लोरीन कितने बच गए? 3, तो C की जगह C, एक क्लोरीन को कम कर देना है, तो एक कम होते ही कितने हो जाएंगे? 4 की जगह कितना आ जाएगा? 3, और क्या जुड़ जाएगा? F जुड़ जाएगा, और ये क्या कहलाई आपकी? और क्या निकल गया? याद करने का तरीका ये, 2 को याद रखो और HCl निकाल दो। क्या निकाल दो? और जो बच गया वही क्या है? फ्रियोन है। फ्रियोन का रासायनिक सूत्र क्या बना? हाँ, और वो क्या है, हिंदी में आपको कहानियाँ सुनाता है, वहाँ पेपर में भी लिखता है कि एक कार्बन है, उसके साथ में 3 क्लोरीन के जो है परमाणु संयोजित है तथा एक फ्लोराइड का, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक पदार्थ हो सकता है? तो वो जो मर्जी हो उसकी उलझाने का काम है। तो अपने को पता है ये 3 क्लोरीन की बात कर रहा है, 3 क्लोरीन की, एक क्लोरीन की बात कर रहा है कार्बन की, तो सीधा सीधा बात किसकी कर रहा है वो? तो फ्रियोन का रासायनिक सूत्र क्या हो बच्चों? इसका रासायनिक नाम तो याद ही नहीं करना है, 3 है तो ट्राई, किसके 3? क्लोरीन, तो क्लोरो, F लिख दिया, फ्लोरो भी लिख सकता है, लेकिन अपन ने मोनो भी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब मोनो का मतलब किसकी संख्या 1, तो यहाँ मोनो फ्लोरो। कार्बन भी लिख सकता है, अगर कार्बन नहीं लिखा हो तो कार्बन की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया? मेथेन। और ये किसका रासायनिक नाम है? फ्रियोन का। किसका है? फ्रियोन का। फ्रियोन का सूत्र, फ्रियोन बनी कैसे? कौन से 2 रासायनिक पदार्थ है? हाँ, दोनों में निकाल देना है, HCl को निकाल देना है, HCl को निकाल देना है, यानी कि क्लोरीन 4 की जगह कितनी हो जाएगी? और किसके साथ जुड़ी है? कार्बन के, और क्या जुड़ जाएगा? फ्लोरीन और जुड़ जाएगा, और HCl निकल जाएगा। और ये अब पूछ सकता है कि फ्रियोन गैस के निर्माण में सह उत्पाद क्या बनता है? जैसे साबुन का पूछा, हो सकता है इसका भी पूछ ले, तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। अब लिखो उपयोग। लिखना, पहला, फ्रियोन गैस का उपयोग, फ्रियोन गैस का उपयोग मुख्य रूप, फ्रियोन गैस का उपयोग मुख्य रूप से रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर में शीतलन गैस के रूप में किया जाता है, शीतलन गैस के रूप में किया जाता है। ये AC होती है ना, इसमें भी होती है भाई, AC भी कि आपने देखा होगा, ठंडापन जो आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है? फ्रियोन्स के। अब एक नोट लगा के देखो, ओजोन अपघटन का कारण भी कौन है? फ्रियोन, CFC कौन है? और ग्रीन हाउस का मुख्य कारण कौन है? CO2, कौन है? CO2। नोट डाल के लिखना। वर्तमान में ओजोन अपघटन का कारण, ओजोन अपघटन का कारण CO2, सॉरी, ओजोन अपघटन का कारण फ्रियोन गैस, फ्रियोन गैस CFC, CFC, CFC है मुख्य रूप से, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य सबसे ज्यादा जो ओजोन अपघटन का काम कर रहा है सबसे ज्यादा वो कौन है? और ग्रीन हाउस इफेक्ट मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? CO2 के द्वारा। तो यही लिख लेना,
तथा ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से CO2 के कारण, मीथेन भी होती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी होते हैं, लेकिन सबसे नंबर ऑफ परसेंटेज CO2 की होती है। उसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन होता है? CO2। ओजोन अपघटन का मुख्य जो कारण होता है वो कौन है भाई? फ्रियोन गैस, CFC गैस है। और तथा ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव के लिए CO2 60%, 60% CO2 का योगदान है भाई। और 20% पूछते हैं वो RS में 3 बार, 2 बार पूछा हुआ ये सवाल। ये तो सब पढ़ के चल जाते हैं कि CO2 होती है, मीथेन होती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, कुछ जलवाष्प होती है, ये मिलकर ग्रीन हाउस इफेक्ट बना रहे हैं। लेकिन एग्जामिनर अपने से ज्यादा शाना है, वो नंबर ऑफ परसेंटेज बताओ आप। CO2 कितने परसेंट है? ग्रीन है ना। मीथेन का कितने परसेंट योगदान है? फ्रियोन का कितना है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO और NO2 भी जो है मैं ये समझा दूंगी, एक दिन की बात है, ये पर्यावरण का ज्यादा नहीं है। पॉइंट टू क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन मैं बता दूंगी, यहाँ से ये सवाल बनता है, यहाँ से ये बनता है, बाकी आप पढ़ लोगे। हाँ, अब देखो यहाँ पे रेसे जो बनते हैं, फाइबर जो बनते हैं, आपने सुना होगा, या प्राकृतिक जो रबड़ होता है वो भी कार्बन की यौगिकों में आते हैं। ये भी किस में आते हैं? कार्बन के यौगिकों में। जो रबड़ बनता है वो रबड़ वृक्ष से एक दूधिया पदार्थ निकलता है, लेटेक्स। हाँ, और लेटेक्स का रासायनिक रूप होता है, क्या बताया था मैंने? आइसोप्रीन। आइसोप्रीन। अब उस लेटेक्स दूधिया पदार्थ को, उसको निश्चित संरचना देकर उसको लचीला बनाने का काम कहलाता है वल्कनीकरण रबड़ का। और उसके लिए उस लेटेक्स को या आइसोप्रीन को सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। किसके साथ गर्म किया जाता है? सल्फर, जिससे रबड़ की एक संरचना बने और साथ में रबड़ में क्या जाए? लचीलापन। और इसको कहा जाता है रबड़ का वल्कनीकरण। और रबड़ के वल्कनीकरण में लेटेक्स में या आइसोप्रीन में क्या मिला दिया जाता है? सल्फर। और रबड़ क्या है? ये भी एक कार्बन का यौगिक है। तो इंपॉर्टेंट करके लिखते जाओ, ये कोई ज्यादा बड़ी हो नहीं लिखना इसमें। अगला लिखो, प्राकृतिक रबड़, सीधा लिखना, लिखते जाओ पॉइंट, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्राकृतिक रबड़ भी कार्बन का यौगिक कहलाता है। प्राकृतिक रबड़ भी कार्बन का यौगिक कहलाता है। फिर लिखना, रबड़ दूध या तरल पदार्थ लेटेक्स होता है। दूध या तरल पदार्थ लेटेक्स होता है। जो चीर वृक्ष नाम है पेड़ का, या उसको सीधा सीधा रबड़ वृक्ष भी बोल देते हैं। तो इसको अंडरलाइन कर लेना, चीर वृक्ष या रबड़ वृक्ष से प्राप्त होता है। उस पादप का नाम लिखा है कि जो लेटेक्स निकालता है वो पादप कौन सा है, उसका नाम है इसमें। ये तो बोलचाल में समझने के लिए रबड़ वृक्ष, वास्तव में उसका नाम क्या होता है? चीर वृक्ष। ये लिखना, लेटेक्स को रासायनिक रूप से, हाँ, लेटेक्स को रासायनिक रूप से आइसोप्रीन, लेटेक्स को रासायनिक रूप से आइसोप्रीन कहा जाता है। आइसोप्रीन, ये अंडरलाइन कर लो भाई। एग्जाम में सीधा सीधा सवाल पूछते हैं कई बार कि रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। अब रबड़ को स्थायित्व देना है, उसको लचीला बनाना है, उसको एक संरचना में लेके आना है। इसके लिए किसके साथ गर्म करते हैं? सल्फर के। और इसको क्या कहते हैं? तो लिखो इसको, आइसोप्रीन को
सल्फर के साथ गर्म किया जाता है, आइसोप्रीन के साथ गर्म किया जाता है, सॉरी, सल्फर के साथ गर्म किया जाता है, जिससे जिससे रबड़ लचीला लचीला रबड़ लचीला कोमा एक निश्चित संरचना में निर्मित होता है, इस प्रक्रिया को वल्कनाइजेशन या वल्कनीकरण कहा जाता है। वल्कनीकरण कहा जाता है रबड़ का, वल्कनाइजेशन या वल्कनीकरण कहा जाता है। रबड़ का वल्कनीकरण क्या है वो सीधा लिख देता है तो आप पहचान जाओगे, बता सकते हो कि रबड़ का वल्कनीकरण क्या है। लेकिन इसमें कुछ मात्रा में सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिलाया जाता है, वो बात लिखनी है। अब सल्फर तो मिलाते हैं लेकिन कुछ मात्रा में क्या मिलाते हैं, तो लिखना इसमें स्टार पॉइंट लगा के। वल्कनीकरण में कुछ मात्रा में NaOH, वल्कनीकरण में कुछ मात्रा में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप कास्टिक सोडा भी कहते हो, NaOH की मात्रा भी मिश्रित की जाती है। मिश्रित की जाती है, ये भी मिलाते हैं भाई साथ में। और ये प्रक्रिया पूरी क्या कहलाती है, वल्कनीकरण। अब देखो प्लास्टिक है, रबड़ है, नॉन स्टिक बर्तन जो बनाते हैं जिससे खाना बर्तनों के चिपके नहीं, टेफ्लॉन बोलते हो ना जिसको, तो ब्लैक ब्लैक सा होता है जिसको टेफ्लॉन बोलते हो, ये सारे कार्बन के यौगिक है। ये सारे किसके यौगिक है, कार्बन के। तो एक ही लाइन में लिखो, और इसमें से ये आपके कार्बन के यौगिक लास्ट में लिख रहे हो ना, सवाल है इसमें टेस्ट में लिखो। ऐसे थोड़ी टेस्ट होगा, पहले पूरा पढ़ो अच्छे से, टेस्ट देने से कोई फायदा नहीं है, पढ़ के और फिर देना पूरी साइंस। अब लिखो इसमें प्लास्टिक कोमा रेयोन, प्लास्टिक कोमा रेयोन कोमा टेफ्लॉन आदि सभी कार्बन के यौगिक है, आदि सभी कार्बन के यौगिक है। ये कार्बन के यौगिक होते हैं। समाप्त। अब हेडिंग डालो, बल व गति के नियम। फिजिक्स में न्यूमेरिकल आएगा। छोटे से टॉपिक है, दिखने में छोटे, न्यूमेरिकल देख के छोड़ देते हैं, है ना। न्यूमेरिकल भी वो क्या है कि 4-5 लाइनों का लिखता है, 1-2 का लिखे तो थोड़ी हिम्मत करें कि भाई देखें पढ़ें क्या पूछ रहा है। अब वो क्या 5 लाइनों का लिखता है, तो 5 लाइनों का देख के तो साइंस वाले भी नहीं अटेम्प्ट करते हैं, वो भी एक बार छोड़ ही देते हैं। बहुत सारे बच्चों ने छोड़ दिया था। और वो पूरे पेपर में देखा जाए तो मैथ जो कर रहा है तो गुणा भाग तो इतना तो आता ही है, तो मैथ्स भी अपन कर रहे हैं, बस वही था, केवल मान रखने थे। M1 का मान क्या, अभी करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हम ऐसे प्रश्नों को क्यों छोड़ रहे हैं। ठीक है। बल और गति के नियम वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे। जैसे आप लिख रहे हो और मैं धक्का मार दूं आके तो इसका मतलब मैंने क्या लगाया, स्थिर वस्तु हो या गतिमान वस्तु हो, उसकी स्थिति में परिवर्तन कर दे तो वो क्या कहलाता है, बल कहलाता है। अब बल को समझने के फोर्स पूरे, ये बल खूब काम आएगा, इसलिए बल के मात्रक
और बल की जो आपका सूत्र होता है वो याद आपको रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बल जो है फिजिक्स के दो तीन छोटे छोटे टॉपिक है, इसमें बार बार कम आएगा। अब ये फोर्स की परिभाषा कहाँ से निकल के आती है, अपन पढ़ेंगे गति के नियम। गति के 3 नियम दिए थे, है ना। गति का पहला नियम था जड़त्व का नियम, तो दिया तो किसी और ने था, लेकिन फिर न्यूटन ने उसको अच्छे से यूटिलाइज करके बहुत सारे एग्जाम्पल से समझा दिया था, लेकिन देने वाला गैलीलियो था। दूसरा था संवेग का नियम, गति का जो दूसरा नियम है वो कौन सा है, संवेग। और तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन। अब देखो ये 3 नियम दिए। सबसे पहले बल जो है एक भौतिक राशि है, और इसमें सबसे पहले जो परिभाषा सीधी सीधी बनती है, जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे, चाहे तो वो वस्तु गतिमान भी हो सकती है या स्थिर, तो वो जो है बाहर से जो लगाया गया है वो क्या कहलाता है, आपका बल। तो हेडिंग डालो बल। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, बल और गति के नियम, बल व गति के नियम। अब लिखो, इसमें हेडिंग डालो। पहले एक 2 लाइन लिखेंगे, बल यहीं पूरा नहीं पढ़ेंगे, बल आएगा दूसरे नियम से। पहले लिखो इसमें, बल एक भौतिक राशि है, बल एक भौतिक राशि है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। जैसे जैसे यदि कोई वस्तु स्थिर है या गतिमान है, तो इसमें होने वाला परिवर्तन, इसमें होने वाला परिवर्तन बल कहलाता है। अब देखो सीधा बल नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, बल को, ये देखो एग्जाम में सवाल आता है कि न्यूटन की गति का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है, यानी कि जो न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, ऐसा कौन सा नियम था जो बल को डिफाइन करता है, तो वहां पे अपन लिखते हैं दूसरा नियम लिखता है। न्यूटन का कौन सा नियम है जो जड़त्व को परिभाषित करता है, तो प्रथम नियम। तो इसलिए दूसरा जब नियम पढ़ेंगे वहां बल को डिटेल से पढ़ेंगे कि बल क्या है। इसका फॉर्मूला लिखते हो ना, F बराबर ma, द्रव्यमान को त्वरण से गुणा कर दिया जाए तो किसका मान आ जाता है, बल का मान आ जाता है। किसका आ जाता है, बल का मान आ जाता है। अब फिर आप ये तो रट लिया, फिर त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर हमेशा समय पर निकाली जाती है। वेग में परिवर्तन की, देखो थोड़ा समय लिखेंगे नहीं, थोड़ा बेसिक समझ लो। बल का सूत्र लिखते हैं अपन आगे जाके, F बराबर ma। F का मतलब होता है बल, m का मतलब होता है वस्तु का द्रव्यमान, और a को कहते हैं त्वरण या एक्सीलरेशन। यानी कि द्रव्यमान को त्वरण से गुणा कर दूं तो क्या आ जाएगा, बल। अब वो क्या करता है एग्जाम में, बल का मान दे देता है, द्रव्यमान का मान दे देता है, और किसका पूछ लेता है, त्वरण का पूछ लेता है। अब यह क्या करता है, आपको द्रव्यमान का मान दे देता है, त्वरण का दे देता है, सीधा सीधा क्या पूछ लेता है, बल। या बल या द्रव्यमान देख के आपको वेग पूछ लेता है, तब आपने जो है काम गड़बड़ हो जाता है। अब त्वरण क्या है ये सीखना पड़ता है। ये तो रट लिया आपने सूत्र जो आप तीसरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि F बराबर ma। ए आप यहाँ पे एक्सीलरेशन या त्वरण बता रहे हो, त्वरण की परिभाषा भी आप रटते हो, सीधा सीधा वेग में परिवर्तन की दर। देखो पूरा, अब इस लाइन से, ये लाइन समझने की है, रटने की कभी नहीं है। वेग में परिवर्तन, मान लो कि कोई वस्तु पहले, मान लो कोई गाड़ी है, वो पहले 40 किलोमीटर प्रति रफ्तार 80 की चल रही थी स्पीड से, उसके बाद में घट के वो 40 पर आ गई मीटर प्रति सेकंड।
वेग की जो इकाई होती है वो किस में होती है भाई? मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब स्पीड बदल रही है, यानी कि वेग 2 बार बदल रहा है, तो वेग में परिवर्तन की दर। तो यहां पर मान लो कि प्रारंभ में वेग v1 और उसके बाद में वेग क्या था? v2। अब ये तो त्वरण नहीं हो सकता, इसमें एक शब्द और रखा है दर। तो जहां पे दर आए समय का हमेशा भाग लगाना होता है। परिवर्तन की दर जहां पे फिजिक्स में शब्द लिखा हुआ आता है, किसी भी परिभाषा में परिवर्तन की दर लिखा हुआ आता है, वहां पे सीधा सीधा किसका भाग लगा देना है? समय का। अब यहाँ पे त्वरण की परिभाषा देखो, इसी से सूत्र बना दो क्या में? वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि प्रारंभ में वेग कितना है मान लो v1, उसके कुछ समय बाद में वेग कितना हो गया, और इसमें किसका भाग लगा दो। तो ये हिंदी की लाइन जो है आपकी फिजिक्स की भाषा में क्या बन गई? v1 माइनस v2 अपॉन टी। और ये किसका फॉर्मूला बन गया? एक्सीलरेशन का, त्वरण का। अब वो कुछ भी लिखता है, v1 का मान लिख देता है, v2 का मान लिख देता है, तो ये चीजें समझने की, रटने की नहीं है। दर शब्द अगर काम में आता है तो आप उसका भाग लगा दोगे। दर हमेशा समय पे निकालते हो, मैथ्स में जब भी दर शब्द जो है वो हमेशा किस पे निकालते हो? समय पे। और यहाँ पे परिवर्तन की दर इस तरीके से शब्द आ रहा है, तो समय का उसमें क्या लगा दोगे? भाग लगा दोगे। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे द्रव्यमान ए आया आपका त्वरण, और त्वरण का मान क्या रख सकते हो आप? v1 माइनस v2 अपॉन टी। तो यहाँ पे सीधा सीधा बन गया कि वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? आपका त्वरण। और ये सारी बातें न्यूटन के कौन से नियम में आएगी? सेकंड। और सीधा सीधा सवाल पूछ लेता है कई बार कि न्यूटन का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? सेकंड। न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व, अब जड़त्व क्या होता है? हाँ, वो परिवर्तन का हमेशा क्या करेगी? विरोध करेगी। वस्तु जो है हमेशा अपनी मूल अवस्था में बने रहना चाहती है। अगर वो स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, अगर वो गतिमान है तो गतिमान ही रहना पसंद करेगी। जैसे ही उसमें कोई परिवर्तन होगा उसका वो क्या करेगी? और वस्तु का ये गुण क्या कहलाता है? जड़त्व। अब न्यूटन ने क्या करा? इस जड़त्व को भी 3 भागों में बांट दिया। स्थिर वस्तु में जड़त्व है, गतिमान वस्तु में जड़त्व है, और दिशा के आधार पे जड़त्व है। जैसे आपने देखा होगा कि एक मोड़ आती है, गहरी मोड़ आती है, तो उसमें जैसे बस मोड़, तो अपन भी जो है झुकते हैं कि नहीं झुकते? तो वो जो है दिशा के आधार पे जड़त्व है। वो जो जड़त्व है वो डायरेक्शन के आधार पे। चलती बस से अपन उतरते हैं तो क्या होता है? गिर जाते हैं, क्योंकि अपना जो शरीर है वो बस के अनुसार क्या है? गतिमान। तो वो स्थिर अवस्था में नहीं आना, उसका क्या कर रहा है? वो विरोध। तो वस्तु में जो परिवर्तन का जो विरोध करे, जो वस्तु जिस स्थिति में उसी में रहना चाहती है, वो परिवर्तन का हमेशा क्या करेगी? और वस्तु का ये गुण क्या कहलाता है? तो यदि वस्तु गतिमान है तो वो कैसा रहना पसंद करेगी? अगर मैं उसको रोकना चाहूं तो वो क्या करेगी? विरोध करे। अच्छा, आप अचानक से बैठे हैं, अपन किसी बस में बैठे हैं, अचानक जो है कंडक्टर आके बस जो है शुरू कर देता चलानी, तो अपने को झटका लगेगा कि नहीं लगेगा? इसका मतलब हम स्थिर अवस्था में थे, हम उसी अवस्था में बना रहना चाहते हैं, अब झटका लगा, इसका मतलब अपने उसका क्या करा? शरीर ने विरोध किया है। और ये गुण क्या कहलाता है? जड़त्व। और एक स्पीड से गाड़ी चल रही है, अचानक ब्रेक लगा दे तो अपन झुक जाते हैं, तो वो भी क्या है? जड़त्व वस्तु का। तो वो तो लिखो इसमें, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। न्यूमेरिकल आएगा सीधा सीधा, न्यूमेरिकल सिखा देंगे, उससे बाहर एक भी नहीं जाएगा, सीखना है बस। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। 3 नियम कौन कौन से दिए थे? जड़त्व का नियम, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। जड़त्व को भी कितने भागों में बांट दिया था उसने? 3। स्थिर वस्तु का जड़त्व, नंबर 2 गतिमान वस्तु का, एग्जाम्पल लिखेंगे इनके अलग अलग, गतिमान वस्तु का जड़त्व और दिशा के आधार पे जड़त्व है।
इन तीनों के अलग अलग एग्जाम्पल जाएंगे। अगर दूसरा संवेग, संवेग का नियम, इससे बल की परिभाषा निकलेगी। सीधा डायरेक्ट बल कभी नहीं पढ़ना होता। संवेग का नियम ये आया था पर्सन, न्यूमेरिकल पूछा हुआ इससे पिछली बार, और 2015 में सीधा सीधा सूत्र ही पूछ लिया था संवेग। इसको P से दर्शाते हैं, P बराबर होता है m/v। ये सूत्र पूछ लिया गया है 2015 में, और पिछली बार जो है इसके न्यूमेरिकल 2020 में भी इस पे न्यूमेरिकल, 2022 में भी यहाँ से न्यूमेरिकल उठाया भाई। और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसको पकड़ रखा है आरपीएससी ने, और न्यूमेरिकल देती है। दो 2015 में सीधा सीधा संवेग का सूत्र पूछ लिया था कि संवेग है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, यही उसका उत्तर था। फिर 2020 में बढ़ा, वहां से न्यूमेरिकल, फिर 22 में 2 पारियों में न्यूमेरिकल, और इस बार भी न्यूमेरिकल ही आएगा। अब देखो, आप करोगे ना, आपको खुद को लगेगा कि वास्तव में बहुत इजी थे, हम इनका आकार देख के छोड़ रहे हैं। संख्या, मैथ के नाम से घबराहट थी, इसलिए इसको वहीं स्टॉप कर रहे थे। और वो पिछली बार तो उन्होंने 5 से 6 लाइन का न्यूमेरिकल लिखा था, इसीलिए साइंस वाले भी छोड़ के आ गए उसको। और जब वो पिछली बार वाला न्यूमेरिकल सोल्व करोगे कल, तब तुम्हें पता चलेगा कि हम कितने बड़े बेवकूफ थे। संवेग का नियम, संवेग का नियम था। और यहां देखो, यहां से एक और बनता है कि बल की परिभाषा कौन देता है? दूसरा नियम। इस दूसरे नियम को अपन जो है संवेग का नियम भी कहते हैं। और यहां से आगे जाके ये किसको परिभाषित करता है? बल को परिभाषित करता है। अब पहला नियम लिखो, जड़त्व का नियम। देखना, किसी वस्तु का जड़त्व, किसी वस्तु का जड़त्व, किसी वस्तु का जड़त्व वह गुण है जो उसकी मूल अवस्था में, जो उसकी मूल अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे। मूल अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे। वस्तु का यह गुण, वस्तु का यह गुण जड़त्व कहलाता है, इनर्शिया। और कितने भागों में बांट के पढ़ेंगे इसको? एक तो स्थिर अवस्था में जड़त्व है, एक गतिमान, और एक ही दिशा के आधार पे। तो कल ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, केवल न्यूमेरिकल बनता है इस पे। मात्रक आपको याद करने हैं क्लास में ही, और सूत्र याद रखने हैं, और आपके पेपर में 100% अगर आएगा तो न्यूमेरिकल ही आएगा।